कल मैंने मध्यकालीन भारत की जो है विषय सूची का इंडेक्स का मैंने परिचय दिया था। आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर का शुरू करने जा रही हूँ, जो है 10वीं और 12वीं सदियों के बीच पश्चिम और मध्य एशिया में भारत की ओर तुर्कों का प्रसार। अच्छा, जो बच्चे इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं या फिर जैसे कि यूजीसी एनटीए के एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, इस बार परसेंटाइल भी यूजीसी एनटीए का बहुत हाई गया है। करीबन 94% गया है। 94% पे इस बार मेरिट जाके रुकी है। तो उसके लिए अब डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया कि बहुत ज़्यादा अब डीपली पूछा जा रहा है, और वो जो डीपली पूछा जाता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, वो इन्हीं वाली बुक से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने एनटीए का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करी थी, और बुक के जो स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे वो इन्हीं बुकों से निकल कर आए थे। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। 10वीं और 12वीं सदियों के बीच पश्चिम और मध्य एशिया में भारत की ओर तुर्कों का प्रसार। पश्चिम एवं मध्य एशिया भौगोलिक दृष्टि से भारत से संबंध है। अब ये हम इसमें हम इस सेंट्रल एशिया जो है ना, वो मध्य एशिया, इसको बार बार पढ़ेंगे। तो इसमें एक बार मैप उठाकर देखना कि ये जो सेंट्रल एशिया आता है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, दक्षिण कजाकिस्तान, ठीक है, और दक्षिण किर्गिस्तान, यानी कि अमू दरिया जो इसके दक्षिण में है, और उत्तर में सीर दरिया। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र आता है। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना, मध्य एशिया। हालांकि उनके बीच पर्वतीय प्राचीर विद्यमान है, जो भारत को मध्य और पश्चिम एशिया से पृथक तो करते हैं, किंतु उत्तर में हिमालय की भांति अलंघ्य व्यवधान साबित नहीं हुए हैं। यानी कि एक तरीके से इतनी बड़ी पर्वतमाला या नहीं है कि उसको लांघ के नहीं आया जा सकता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप यायावर एवं यायावर का मतलब होता है कि एक जगह न रुकने वाले, या अर्ध यायावर समूहों ने पहाड़ी दर्रों के माध्यम से पंजाब से बंगाल की पूर्वी सीमाओं तक विस्तारित सुसिंचित उर्वर मैदानों, समृद्ध एवं उन्नत नगरों तथा बंदरगाहों एवं पश्चिमी किसानों, दक्ष शिल्पकारों तथा अनुभवी व्यापारियों और सेठ साहूकारों के विस्मयकारी ऐश्वर्य की ओर आकृष्ट होकर भारत में प्रवेश करने का निरंतर प्रयास किया है, ठीक है। इस्लाम के उदय, पश्चिम एशिया और ईरान पर इनकी विजय एवं खुरासान और मध्य एशिया, विशेषकर मावरा उन नहर अर्थात ट्रांस ओक्सियाना नामक उर्वर भूखंड, यानी आमू, ऑक्सस एवं सीर नदियों के बीच क्षेत्र में इसकी क्रमिक प्रसार के कारण इस क्षेत्र में, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाला था, भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। चीन और पश्चिम एशिया के साथ भारत के स्थलीय व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से होने वाला व्यापार भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, किंतु अरबी समुद्री व्यापारियों की गतिविधियों के कारण यह व्यापारिक खरास अधिक समय तक नहीं रहा। इन्होंने पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक चीन के साथ भारतीय समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित एवं मजबूत कर दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय व्यापारी समुद्री व्यापार से विस्थापित कर दिए गए, अथवा कुछ हलकों में इस अवधारणा के विकसित होने के कारण कि नमक समुद्रों के पार अथवा मूंज घास पैदा करने वाले क्षेत्रों के बाहर यात्रा करने से व्यक्ति की जाति भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हिंदू धर्म में क्या प्रचलित था कि अगर हम समुद्र की यात्रा करते हैं, यानी कि समुद्र को लांघते हैं, अगर हम समुद्र को लांघने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी जाति भ्रष्ट हो जाती है या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। इस कारण क्या हो गया, वो धीरे धीरे वे समुद्री व्यापार से स्वतः ही अलग हो गए। इसके बजाय फारस की खाड़ी और उससे भी आगे के क्षेत्रों में भारतीय व्यापारियों की उपस्थिति, बगदाद में अब्बासी खलीफा के दरबार में भारतीय वेदों और शिल्पकारों का स्वागत होने का प्रमाण मिलता है। मालाबार में अरबी व्यापारियों के बसने का प्रमाण भी मिलता है। शक्तिशाली राष्ट्रकूट शासकों ने, जिनका 10वीं सदी तक पश्चिम भारत, मालवा एवं कुछ दक्षिण भारत पर दबदबा था, अरबी व्यापारियों का स्वागत किया, और यही नहीं, उन्हें इबादत, यानी इबादत को बोलते हैं उपासना हेतु, मस्जिद बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई।
फिर पश्चिम एवं मध्य एशिया के घटनाक्रम, अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब्बासी साम्राज्य 9वीं सदी में अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उस समय कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। उस समय उसके अंतर्गत कुस्तुनतुनिया एवं मिस्र से लेकर मध्य एशिया तथा अरबी प्रायद्वीप तक के क्षेत्र शामिल थे। इस क्षेत्र में ईरान दारामहान के काल यानी 5वीं सदी में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, किंतु अरब शासक भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करने के बजाय मध्य एशिया की विधर्मी तुर्कों से लड़ने एवं पश्चिम की ओर विस्तार करने में संलग्न रहे। 9वीं सदी के अंत में इस स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। इस काल में अब्बासी साम्राज्य का विघटन हुआ एवं अनेक आक्रामक विस्तारवादी राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य हर प्रकार से स्वतंत्र थे। वे केवल नाममात्र के लिए ही खलीफा का आधिपत्य मानते थे। खलीफा ने उन्हें एक औपचारिक पत्र अथवा मंशूर प्रदान कर उनकी स्थिति को वैध बनाया। कालांतर में इन राज्यों के शासक सुल्तान कहलाने लगे। इनमें से अधिकांश सुल्तान तुर्क जाति के थे। तुर्क लोग यायावर थे। यायावर का मतलब है कि एक तरीके से कबीले में रहकर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना। हाँ, खाना बदोश उन क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें अब हम मंगोलिस्तान या सिनक्रियांग के नाम से जानते हैं। 8वीं सदी से ही मवारा उन नहर यानी ट्रांस ओशियाना नामक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, जो पूर्वी एशिया की प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों और मध्य एशिया का अंतर्वर्ती क्षेत्र था। अब्बासी खलीफाओं और इन क्षेत्र के ईरानी शासकों ने तुर्कों के भाड़े के सैनिक एवं दासों के रूप में मंगवाया और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित कर अपने महल के प्रहरियों के रूप में नियुक्त किया। यानी कि यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है कि जो अब्बासी खलीफा थे उस समय उन्होंने और ईरानी शासकों ने इन्होंने तुर्कों को क्या करा था, एक तरीके से सैनिक के रूप में भर्ती किया था और दासों के रूप में, और बाद में इनसे क्या कर लिया था, इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया था, यानी कि इन्हें इस्लाम में परिवर्तन कर दिया था। तुर्की सेना नायकों ने सिरगी ईरानी भाषा और संस्कृति को आत्मसात कर लिया जो इस क्षेत्र में प्रचलित थे। इसे पूर्वी अरबी और फारसी शासक वर्गों की भाषाएं रही एवं अब्बासी राजवंश पर फारसी संस्कृति तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप का क्या व्यापक प्रभाव था। इस प्रकार तुर्की अप्रवासियों एवं इस्लामीकरण एवं फारसीकरण हुआ। इन्होंने भावी क्रियाकलाप निर्धारित किए और वे न केवल उन तुर्की कबीलाइयों से लड़े जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, बल्कि भारत में भी प्रवेश किया। अब्बासियों के पतन के बाद इस क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश सामानी राजवंश, जो कब से 874 से 999 था, जिसकी स्थापना बल्ख से आए एक धर्मांतरित ईरानी कुलीन पुरुष ने की थी, जो समरकंद, हिरांत आदि का हाकिम था। कुछ समय बाद गजनवी राजवंश 962 से 1186 का उदय हुआ। इसकी स्थापना अल्पतगीन था, जो सामानियों का एक तुर्कदास अधिकारी था। गजनवियों को हटाकर सल्जूक आए और सल्जूकों को हटाकर ख्वाजरिम, यानी कि गजनवियों को हटाकर सल्जूक और सल्जूकों को हटाकर ख्वाजरिम साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, जिसकी राजधानी मर्व नगर में थी। ख्वाजरिम साम्राज्य को 13वीं सदी में मंगोल शासक चंगेज खान ने नष्ट कर दिया। ये साम्राज्य एक दूसरे से लड़ते रहे एवं साथ ही इस क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों पर अपना प्रभुत्व कायम करने और रखने का प्रयास करते रहे। इस दृष्टिकोण से वे विभिन्न राजपूत राजाओं से बहुत भिन्न नहीं थे, जो भारत के विभिन्न भागों पर शासन कर रहे थे और एक दूसरे से निरंतर लड़ रहे थे, किंतु पश्चिम और मध्य एशिया में अस्तित्व बनाए रखने के लिए भीषण संघर्ष में सैन्य सामर्थ्य और कुशलता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। अच्छा, सेंट्रल एशिया की एक खास बात ये रही है कि यहाँ पर आज के समय में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल होती ही रहती है, चलती ही रहती है, किंतु पश्चिम और मध्य एशिया में अस्तित्व बनाए रखने के लिए भीषण संघर्ष में सैन्य सामर्थ्य और कुशलता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कारण सैनिकवाद का विकास हुआ, जिसने भारत और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों जबुलिस्तान, अफगानिस्तान के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न कर दिया। उस समय तक इन क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रसार नहीं हुआ था, यानी कि अभी तक अफगानिस्तान या जबुलिस्तान में इस्लाम धर्म का प्रसार नहीं हुआ था।
हाल में ही मुस्लिम बने तुर्कों की आक्रामकता में वृद्धि के लिए कई अन्य कारण थे। उनके पास विश्व के सर्वोत्तम घोड़े थे। मध्य एशिया के चारगाहों में विचरने वाले इन घोड़ों को कुशल योद्धा निपुण घुड़सवार तुर्कों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। ये घोड़े अति प्राचीन काल से अरब और भारत में आयात किए जाते थे। भारत में प्रशिक्षित घोड़े फुर्ती व गति में मध्य एशियाई घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते थे और न ही भारतीय घुड़सवार कुशल एवं गति दोनों में ही तुर्की घुड़सवारों के समकक्ष ठहरते थे। पश्चिम और मध्य एशिया के घटनाक्रमों में भारत में संभवतः इन घोड़ों के आयात को सीमित कर दिया गया था। घोड़ के आसपास के पर्वतों में भी धातुओं और विशेषकर लोहे का बाहुल्य था और उस क्षेत्र के कई अन्य नगरों की तरह वहां युद्ध सामग्रियों के उत्पादन की परंपरा रही थी। इस प्रकार तुर्कों को भारी परिमाण में युद्ध सामग्री तथा घोड़े उपलब्ध थे। वे दोनों ही उस काल में युद्ध के महत्वपूर्ण अंग थे। दूसरे उन्हीं दिनों पश्चिम एशिया में गाजी की अवधारणा का विकास हुआ। किसकी? गाजी की। मावरा उन्नहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ईरानी शासन का स्थान धीरे धीरे तुर्कों लोग, जिन्हें यायावर तुर्क भी शामिल थे, जिन्हें तुर्क कहा जाता था, लेते जा रहे थे। उस क्षेत्र के ईरानी एवं तुर्क मुस्लिम शासकों को कराकतई, खिताई अथवा मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहने वाले गुज अथवा ओगुज एवं अन्य जनजातियों के समान ही यायावर व गैर मुस्लिम तुर्कमानों के निरंतर दबाव का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिरक्षात्मक युद्धों के साथ साथ तुर्की शासक स्वयं विदासों को पकड़ने के लिए तुर्कमानों के नियंत्रण में आने वाले मध्य एशियाई घास के मैदानों में लगातार छापे मारते रहते थे, क्योंकि समरकंद में बुखारा के दास, बाजारों में तुर्की दासों की भारी मांग थी। इस रक्षात्मक आक्रामक युद्ध की जिम्मेदारी आंशिक रूप से उन स्वयंसेवकों पर आ पड़ी जो इस्लाम की रक्षा और प्रसार करने के जोश से ओतप्रोत थे। इन स्वयंसेवकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था और वे इसकी भरपाई लूट के माल से करते थे। इन स्वयंसेवकों को गाजी कहा जाता था। ठीक है, अब देखो गाजी भावना जिसका प्रयोग पहली बार गैर मुस्लिम तुर्कों के विरुद्ध लड़ने में हुआ था। गैर मुस्लिम तुर्कों के विरुद्ध, क्योंकि कुछ तुर्कों ने फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आगे चलकर भारत में काफिरों के विरुद्ध भी प्रयुक्त हुई। इस आंदोलन के साथ सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से संबंध लोगों में सबसे पहला व्यक्ति महमूद गजनवी था, जिसको धन प्राप्ति के लिए भारत में किए गए अभियान जगत विख्यात है। दूसरा व्यक्ति सल्जूक शासक संजर था, जिनकी 1142 से 43 में खिताई बोलते थे मध्य एशिया के गुर खान के गैर मुस्लिम गिरोहों के हाथों भारी पराजय हुई। यह सजर के जीवन वृत्तांत से हमारा कोई विशेष सरोकार नहीं है। इतना जानना काफी है कि सन 1152 ईस्वी में वह ओगुज अथवा गुज के हाथों पराजित और कैद हुआ। कुछ समय बाद वह भाग निकला, किंतु शीघ्र ही मारा गया। किंतु इससे मुस्लिम तुर्कों और व्यापक तौर पर मुस्लिम शासकों की दुर्बलता का बोध आवश्यक होता है। इस काल के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य भी मध्य एशिया के गैर मुस्लिम तुर्कों के विरुद्ध युद्ध में सफल नहीं हो पाए और बाद में उन्हें मंगोलों के सम्मुख घुटने टेकने पड़े। किंतु कुछ संस्थात्मक कारकों ने खुरासान और ईरान में तुर्क सैनिकों शक्तियों में वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। इनमें इक्ता पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इक्ता एक भू क्षेत्रीय अनुदान था जो उनके अधिग्राही को किसानों से राज्य को प्राप्त होने वाले भू राजस्व एवं अन्य करों की उगाही करने का अधिकार प्रदान करता था। किंतु इसके कारण इक्तदार को मौजूदा भूमि अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था और न ही किसानों के शरीर, धन, पत्नियों एवं बच्चों पर उनका कोई हक बनता था। इक्ता के एवज में इक्तदार को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे और सुल्तान के आदेश पर उन्हें सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत करना पड़ता था। यह संस्था तुर्क सुल्तानों के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि इसका अभिप्राय यह था कि ईरानी भूस्वामी, जिन्हें दहकान कहते थे, के मौजूदा अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और न ही तुर्क सेनानायकों को भूमि में वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था, बल्कि वे पूरी तरह सुल्तान पर निर्भर थे, जो उन्हें जब और जहां चाहता नियुक्त कर सकता था। यही अत्यंत गतिशील सैनिक बल था जो अपने भरण पोषण के लिए शासक के समर्थन और सहायता पर आश्रित था। तुर्क सुल्तानों के नेतृत्व में मुस्लिम ताकत के भावी विस्तार का मुख्य उपकरण साबित हुआ।
थर्ड, भारत की ओर तुर्कों का प्रसार, हिंदूशाही शासक। इन हष्ट-पुष्ट व अत्यंत गतिशील लुटेरे सैनिकों की केंद्रीकृत सेनाओं का ध्यान प्राचीन काल में विख्यात स्वर्ण भूमि भारत की ओर कब आकर्षित होगा, यह केवल समय का ही सवाल रह गया। ठीक है, यह केवल समय का ही सवाल रह गया। हमें विदित है कि सन 1870 में कहीं जाकर जबुलिस्तान को अंततः किसी याकूब नामक व्यक्ति ने जीत लिया, जो निकटवर्ती ईरान प्रांत सिस्तान का वास्तविक शासक था। राजा की हत्या कर दी गई, उसकी प्रजा को मुसलमान बना दिया गया। सन 963 ईस्वी में अल्पतगीन, जो खुरासान में ये ध्यान रखना, अल्पतगीन जो खुरासान में सामानी शासक का सेनानायक रहा था, ने दक्षिण जबुलिस्तान में गजनी पर चढ़ाई कर दी। और ये गजनी कहाँ पर पड़ेगा, अफगानिस्तान, और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के हिंदू शासक शाही, अफगानिस्तान में कौन, हिंदू शासक ने, जिनके वंश को हिंदू शाही वंश कहा जाता था, अपनी सीमा पर इस नए खतरे का सामना करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने गजनी के भूतपूर्व सामानी हाकिम मुल्तान के निकट क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले भट्टी शासकों तथा बोलन दर्रे के पास मुल्तान के मुस्लिम अमीर के साथ गठबंधन किया। ये शासक जयपाल नामक इस हिंदूशाही शासक का साथ देने के तैयार थे, क्योंकि गजनी के शासकों ने उनके राज क्षेत्रों में दासों हेतु छापे मारकर उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था। किंतु गजनी पर जयपाल का आक्रमण विफल रहा एवं उसके द्वारा निर्मित गठबंधन शीघ्र ही बिखर गया। अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक फिर बनने वाले 977 में सुबुक्तगीन ने हिंदूशाही राज्य पर चढ़ाई की एवं सीमावर्ती भूखंड लगमान यानी काबुल और जलालाबाद को तबाह कर दिया। लगभग सन 990 से 91 में हिंदूशाही शासक की निर्णायक हार हुई। 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता का कथन है कि इस युद्ध में जयपाल को दिल्ली, अजमेर, कालिंजर एवं कन्नौज के राजपूत शासकों से सहायता प्राप्त हुई थी, किंतु आधुनिक इतिहासकार इस कथन की सच्चाई पर संदेह करते हैं, क्योंकि उस समय के इतिहासकार ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। उस समय दिल्ली कोई विशेष महत्वपूर्ण राज्य था भी नहीं, अजमेर की स्थापना नहीं हो पाई थी, कन्नौज पतन की ओर उन्मुख था। अतः फरिश्ता का विवरण गजनवियों की विजय के पैमाने पर अतिरंजित करने की इच्छा से प्रेरित लगता है। उस युद्ध के बाद काबुल और जलालाबाद प्रांतों को गजनी राज्य में मिला लिया गया। समकालीन इतिहासकार उत्बी कहता है कि इसके बाद हिंदुओं ने अपनी दुम दबा ली एवं इस देश किस पर, गजनी पर पुनः आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया। यह उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 10वीं सदी के अंत तक भारत के दोनों बाहरी बुर्ज और जबुलिस्तान एवं अफगानिस्तान हाथ से निकल गए। अतः भारत की मुख्य भूमि पर आक्रमण अगला संभावित कदम था, जिसके तैयारी में गजनी के यामिनी शासकों ने गजनी से काबुल और जलालाबाद की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया। इस बीच हिंदूशाही शासक जयपाल ने पश्चिम में अपने राज्य क्षेत्र की क्षति को पूरा करने के लिए पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। वह इसी कोशिश में उसने 991 में लोहावार यानी लाहौर को रोन डाला। स्थानीय शासक को कुछ समय तक अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करते रहने दिया गया, किंतु 999 ईस्वी में लाहौर को शाही राज्य में मिला दिया गया, जो अब पेशावर से व्यास नदी तक फैला हुआ था। सन 999 ईस्वी में महमूद ने गजनवी की राजगद्दी संभाली और प्रतिवर्ष भारत में सैनिक अभियान करने का संकल्प लिया। सीमावर्ती चौकियों पर आरंभिक छापे मारने के बाद उसने 1001 में शाहियों के विरुद्ध कूच किया। पेशावर के निकट उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद की सेना 15,000 चुनिंदा घुड़सवारों, गजनियों की एक विशाल टुकड़ी एवं भारी संख्या में अफगान सैनिकों को द्वारा निर्मित थी तथा जयपाल की सेना में अनुमानतः 12,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक और 300 हाथी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध मुख्यतः घुड़सवार सैनिकों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें दक्षतापूर्ण सामरिक व्यूह कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें जयपाल पराजित हुआ। महमूद ने शाही राजधानी वेहिंद यानी कि जिसे उदय भांड अथवा पेशावर में अपनी विजय कदम रखा और उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार जयपाल को कैद कर गजनी ले जाया गया, किंतु कुछ समय बाद मुक्ति के लिए एक भारी रकम का भुगतान करने पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु यह एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी विजय के बाद महमूद ने शाही शासक के साथ संधि कर ली और केवल सिंधु नदी के पश्चिम शाही राज्य के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। यदि शाही शासक की पूर्णतः पराजय हुई होती
और उसे कैद कर लिया जाता तो ऐसा संभव न होता। कुछ भी हो, किंतु जयपाल ने इस पराजय को बहुत अपमानजनक माना और कुछ वर्षों बाद ही चिता में स्वेच्छा से जाकर मृत्यु का वरण किया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल हिंदुशाही राज सिंहासन पर बैठा। इस पराजय के बाद शाही शासक इतने शक्तिशाली बने कि वे भारत में महमूद के और अधिक प्रसार की राह में एक गंभीर अवरोध उत्पन्न कर सके। खास पंजाब की मुख्य भूमि के कदम जमाने के लिए गजनवियों के सिंधु नदी के निकट दो भीषण युद्ध लड़े। सन 1086 में सिंधु नदी के निकट एक कड़े संघर्ष के बाद महमूद ने ऊपरी सिंधु क्षेत्र को जीत लिया और इस तरह पंजाब की ओर बढ़ने का उसका मार्ग खुल गया। किंतु खास पंजाब सन 1009 इसी तक उसके नियंत्रण से बाहर ही रहा, जब सिंधु नदी के पूर्व में छाछ के मैदान में लड़े गए एक निर्णायक युद्ध में महमूद ने आनंदपाल पर विजय प्राप्त की और तदुपरांत उसने नमक पहाड़ियों में स्थित नंदना को भी तहस नहस कर दिया, जहां शाहियों ने अपने पूर्वी पराजय के बाद वेहिन पेशावर के स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। महमूद ने भीमनगर अथवा नगरकोट के किले पर भी कब्जा कर लिया। कुछ समय तक आनंदपाल को एक अधीनस्थ शासक के रूप में पंजाब पर शासन करते रहने दिया, किंतु 1015 में महमूद लाहौर जा धमका और उसे लूट लिया। सिरघी गजनवी साम्राज्य झेलम नदी तक फैल गया। इस बीच महमूद ने मुल्तान भी रोन डाला, जहां मुस्लिम शासक ने महमूद के विरुद्ध आनंदपाल का साथ दिया था, किंतु सन 1015 में उसका कश्मीर जीतने का प्रयास विफल रहा, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। भारत में महमूद की सेना का यह प्रथम पराजय थी। इस प्रकार 990 से 91 से 1015 तक का काल दीर्घकालिक संघर्ष का काल था, जिसके दौरान अफगानिस्तान और उसके बाद पंजाब एवं मुल्तान गजनवियों के अधिकार में आ गए। अब गंगा के मैदान में तुर्क आक्रमण के मार्ग खुल गए। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से देखेंगे उत्तर भारत में राजपूत राज्य 10वीं 12वीं सदी में गजनवी सल्तनत।